नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थी जिनके लिए हम योग दर्शन पर कल कुछ चर्चा कर रहे थे, आज उस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल जो टॉपिक लिया था उसी टॉपिक को हम थोड़ा विस्तार से और बात करेंगे। कल हमने योग को समझा था, योग क्या होता है, और इसका एक लाइन में, एक पंक्ति में यदि उत्तर दिया जाए तो योग का अर्थ बताया था चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। और यह समझने का प्रयास किया था कि चित्त की वृत्ति क्या होती, चित्त वृत्ति क्या होती है। आज इसी बात पर हम विस्तार से बात करेंगे। निबंधात्मक प्रश्न भी इसमें बन सकता है, बड़ा प्रश्न भी बन सकता है। तो चित्त की वृत्ति क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, ये हमारी चर्चा का विषय होगा। महर्षि पतंजलि जो योग दर्शन के प्रणेता हैं, उन्होंने पुरुष के स्वरूप लाभ के लिए योग का व्यावहारिक मार्ग बताया। अब ये जो पंक्ति मैंने बोली है, पुरुष के स्वरूप लाभ के लिए योग का व्यवहारिक मार्ग बताया, तो पुरुष से अर्थ यहां आत्मा है और स्वरूप लाभ से अर्थ है कि आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित होना। और योग का अर्थ कल अपने जाना चित्त वृत्तियों का निरोध। तो योग आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए एक व्यवहारिक उपाय है और योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो प्रश्न क्या था, चित्त की वृत्ति क्या होती है? तो मैं इसको दो टुकड़ों में बांट के इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दो टुकड़ों में जब बांटेंगे तो इसका होगा, एक तो चित्त क्या है और दूसरा वृत्ति क्या है। तो चित्त के अंतर्गत सांख्य और योग दोनों ही दार्शनिकों ने बुद्धि, अहंकार और मन को लिया, ये मैंने कल भी बताया था। और बुद्धि, सांख्य दर्शन को याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बुद्धि सत्वगुण प्रधान है। क्या बताया था कि जब सृष्टि की विकास प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो इस सृष्टि में प्रकृति से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक तत्व में सत, रज, तम तीनों तत्व होते हैं। और तत्व का, वस्तु का जो स्वरूप है वो उसके गुण की प्रधानता से निर्धारित होता है कि सत्व गुण प्रधान है तो उसका रूप अलग होगा, रजगुण प्रधान है तो रूप अलग होगा, और तम गुण प्रधान है तो रूप अलग होगा। तो बुद्धि जो प्रकृति का प्रथम विकार है, यानी सृष्टि की विकास प्रक्रिया में बुद्धि जो पहला तत्व है उत्पन्न होता है, उसमें सत्व गुण की प्रधानता है। और सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण बुद्धि मन, अहंकार व इंद्रियों की सहायता से विषयों को ग्रहण करती है। इसलिए बुद्धि के साथ इन तत्वों को मिला के चित्त कहा जाता है। एक बात, चित्त का क्या अर्थ है? मन, बुद्धि, अहंकार को मिला के चित्त कहते हैं। अब प्रश्न दूसरा है, वृत्ति क्या है? तो बुद्धि जो सत्वगुण प्रधान है और दर्पण की भांति है। दर्पण की भांति का मतलब है सत्वगुण प्रधान होने के कारण उसमें पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। पुरुष मानी आत्मा, और आत्मा चेतन है। तो पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है। ये ध्यान से देखिएगा, बुद्धि में चैतन्य नहीं है। चैतन्य जो है वो पुरुष में है और पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ रहा है। तो पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ने पर बुद्धि भी चेतनवत्सी हो उठती है। और यह बुद्धि जब इंद्रियों और मन और अहंकार की सहायता से बाह्य विषयों को ग्रहण करती है तो वो विषयाकार हो जाती है। यानी बुद्धि, मन और अहंकार, ये जिसे चित्त कहा हमने, वो पुरुष के चैतन्य के सहयोग से जब विषयों को ग्रहण करते हैं तो वैसा ही आकार ग्रहण कर लेते हैं, विषयाकार हो जाना। ये विषयाकार हो जाने का यहाँ अर्थ ये है कि जब हम संसार की किसी वस्तु को देखते हैं तो जैसा अनुभव हमें होता है उस वस्तु को लेकर, वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। वो जो वस्तु हम पर जैसा प्रभाव छोड़ रही है वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। इसी को विषयाकार होना कहते हैं। तो जब बुद्धि विषयाकार हो जाती है, बुद्धि उस विषय को ग्रहण करके उसके अनुसार ही व्यवहार करने लगती है।
तो बुद्धि का ये विषयाकार होना और उसके अनुसार ही व्यवहार करना, ये वृत्ति कहलाता है। अब जैसे मैं उदाहरण दूं कि आपने किसी सर्प को देखा, आंखों से देखा, मन पे वो विषय गया और अहंकार ने निर्णय लिया, बुद्धि तक निश्चय हुआ और बुद्धि ने एक भय पैदा हुआ। तो ये जो भय का रूप बना, ये जो अनुभव बना, ये है वृत्ति। और हम या तो भागेंगे या उसको मारने के लिए दौड़ेंगे, ये उस हमारी प्रतिक्रिया होगी, हमारा व्यवहार होगा। तो जैसा विषय हम देखते हैं संसार में, उसके अनुरूप हमारा व्यवहार हो जाता है। हम विषय का आकार ग्रहण कर लेते हैं, इस विषय के आकार ग्रहण करने को ही यहां पर वृत्ति कहा जाता है। कल भी बताया था चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। 5 प्रकार की वृत्तियों में उनको हमने 2 भागों में बांटा है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। यानी 5 तो है ही, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां तो है ही। और 5 को 2 भागों में बांटा है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है ना? इसी हिसाब से हम 5 वृत्तियों को समझेंगे। क्लिष्ट चित्तवृत्ति क्या होती है और अक्लिष्ट चित्तवृत्ति क्या होती है, एक बार संक्षेप में इस पे बात करें तो क्लिष्ट चित्तवृत्ति वो होती है जो अविद्यादि कलेशों को पुष्ट करने वाली हो और योग साधना में विघ्न रूप होती हो। यानी संसार की वस्तुओं को देखकर जैसा हमारा व्यवहार बनता है, उससे 2 परिणाम निकलते हैं। या तो हम संसार के प्रति और आसक्त हो जाते हैं या फिर हमारे अंदर वैराग्य का भाव जगता है। जब संसार में हम आसक्त होते हैं तो वो वृत्ति क्लिष्ट होगी, यानी तब हम और बंधन में पड़ रहे हैं। और यदि संसार की वस्तुओं के अनुभव से हमारे अंदर वैराग्य का भाव आ जाए, एक निश्चिंतता का भाव आ जाए, एक विरक्ति का भाव आ जाए, तो यहां वह वृत्ति अक्लिष्ट होती है। वो योग साधना की ओर ले जाने वाली है और पुरुष को अपने मूल स्वरूप में को पहचानने में सहयोग करने वाली। तो अक्लिष्ट वृत्ति जो क्लेशों को क्षय करने वाली हो और योग साधना में सहायक हो। तो ये 2 भागों में प्रत्येक वृत्ति को बांटा गया है। अब 5 वृत्तियां कौन सी है? चित्त की 5 वृत्तियां कौन सी? तो पहली है प्रमाण, दूसरी है विपर्यय, तीसरी है विकल्प, चौथी है निद्रा और 5वीं स्मृति। ओके, 5 वृत्तियां हैं। अब याद रखिएगा, इन 5 को हमने 2 भागों में बांटा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अब यदि इन 5 में से किसी वृत्ति का पुनः वर्गीकरण होता है तो उसको भी 2 भागों में बांटेंगे, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जैसे बतौर उदाहरण, यहां पर जो पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति, उसको हमने 3 भागों में बांटा, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, अनुमान प्रमाण वृत्ति और शब्द प्रमाण वृत्ति। मैं 3rd ईयर के विद्यार्थियों से बात कर रहा हूं। 1st ईयर 2nd ईयर में आपने अच्छी तरह जान लिया कि भारतीय दर्शन में कम से कम 3 प्रमाण प्रमुख रूप से माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और यहां प्रमाण को एक वृत्ति माना गया, तो इसी नाते योग दर्शन 3 प्रमाण स्वीकार करता है, तो इसलिए 3 प्रकार की वृत्तियां भी बनती है प्रमाण के अंतर्गत। और प्रत्येक वृत्ति जो है वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट भी होती है। ठीक है, तो प्रमाण चित्त वृत्ति में से सबसे पहले हम लेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। योग सूत्रकार यानी महर्षि पतंजलि के अनुसार ज्ञान के वे विषय जिनका ज्ञान अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के, इंद्रियों को बिना किसी व्यवधान के बाह्य विषय का ज्ञान हो और अंतःकरण तक वह पहुंच जाए और वहां कोई संशय ना रहे, कोई भ्रम नहीं रहे, तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति से होने वाला ज्ञान कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष में भी कई बार हम गलती कर देते हैं। जो चीज हम देखते हैं अंतःकरण में हमारे पास वो विषय वैसे नहीं पहुंच रहा, उसका गलत रूप में पहुंच रहा, तो वहां पर वो ठीक नहीं है। तो निर्भ्रांत ज्ञान होना चाहिए, अभ्रांत ज्ञान होना चाहिए, संशय रहित होना चाहिए प्रत्यक्ष होने वाला ज्ञान। तो जिन प्रत्यक्ष दर्शनों को से, जिन प्रत्यक्ष ज्ञान से संसार के पदार्थों की हमें क्षणिकता, क्षणभंगुरता, नश्वरता, अनित्यता का ज्ञान हो कि अरे ये सब बकवास है, और हमारे मन में उनके प्रति एक वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाए, सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो चित्त की वृत्ति वहां पर अक्लिष्ट कहलाएगी। मनुष्य की योग साधना में श्रद्धा बढ़ेगा, योग साधना में उत्साह बढ़ेगा, इसलिए इसको अक्लिष्ट कहते हैं। और यदि इसके विपरीत हो, यदि प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति के द्वारा मनुष्य में सांसारिक वस्तुओं के प्रति नित्यता का भाव पैदा हो, सुखरूप दिखाई दे वो, और उनके प्रति आसक्ति जन्म ले,
तो ये क्लिष्ट होगी, क्योंकि बंधन आसक्ति बंधन में डालने वाली है। माया मोह जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं वो बंधन में डालने वाला है। तो ये हुआ प्रत्यक्ष। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष में योग दर्शन में सीधा सा कहा गया कि इंद्रियां और अंतःकरण की सहायता से निर्भ्रांत ज्ञान जो बाह्य विषयों का होता है, संशय रहित ज्ञान जो बाह्य विषयों का आता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाणवर्ती है, जिसको हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट मान के समझा। अब दूसरा है अनुमान प्रमाणवर्ती। मैं सोचता हूं सांख्य दर्शन जिसने पढ़ा है ध्यान से, मेरे वीडियोस देखे हैं, उसमें अनुमान पर हमने विस्तार से बात की थी। अनुमान प्रमाण यानी एक ज्ञान के पश्चात होने वाला दूसरा ज्ञान, यह अनुमान कहलाता है। तो पहला ज्ञान कौन सा है? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष से अनुमान सिद्ध होता है, लेकिन यहां डायरेक्ट सिद्ध नहीं होता, बल्कि हम सबसे पहले व्याप्ति की स्थापना करते हैं। व्याप्ति की स्थापना का तात्पर्य है दो वस्तुओं का नित्य साहचर्य। जैसे जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, इस तरह से दो वस्तुओं का जो नित्य साहचर्य हम बनाते हैं, तो एक को देखकर दूसरी का ज्ञान होना। तो यहां दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। पहले व्याप्ति का प्रत्यक्ष होता है, और फिर जिन दो वस्तुओं के बीच व्याप्ति का प्रत्यक्ष किया, निर्धारण किया, उनमें से एक को देखकर, ये दूसरा प्रत्यक्ष है, तब अनुमान से हम ज्ञान की प्रक्रिया में पहुंचते हैं। और जैसा अभी अपने बताया कि अनुमान के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है, उसमें भी यदि संसार की वस्तुओं के प्रति अनित्यता, दुख रूपता और संसार की वस्तुओं में दोषों का ज्ञान हो जाए, तो फिर वहां पर उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, तो यह अक्लिष्ट मानी जाती है। और यदि अनुमान प्रमाण के द्वारा भी हमें संसार की वस्तुओं के प्रति मोह और आसक्ति उत्पन्न हो जाए, तो फिर यह क्लिष्ट प्रमाणवृत्ति मानी जाती है। और तीसरा है आगम, शब्द प्रमाण भी कह सकते हैं। दूसरी भाषा में भारतीय दर्शन में अन्य दार्शनिकों ने उसको शब्द प्रमाण भी कहा है। तो आगम प्रमाणवृत्ति, शब्द को प्रमाण माना है, और शब्द से तात्पर्य कई सारे हो सकते हैं, लेकिन योग दर्शन में शब्द का अर्थ वेद और शास्त्रों में कही गई बातें और आप्त पुरुषों के वचन। आप्त पुरुषों से क्या तात्पर्य है? आप्त पुरुषों से तात्पर्य है विश्वास योग्य पुरुष। जो विश्वास योग्य पुरुष है, उनके वचन भी हम प्रमाण के रूप में लेते हैं। तो जिन पदार्थों का ज्ञान मनुष्य की इंद्रियां और अंतःकरण से प्रत्यक्ष ना हो, और जिन पदार्थों का ज्ञान अनुमान से भी ना हो, उनके स्वरूप का ज्ञान वेद, शास्त्र और विश्वास योग्य व्यक्तियों के वचनों से होता है। इसे ही आगम प्रमाण वृत्ति कहते हैं। यानी कई बार हम जीवन में देखते हैं, सामान्य जीवन में, कि हमारे सामने कोई समस्या आती है और हम उनका कोई समाधान नहीं कर पाते, तो हम फिर कोई मोहल्ले, कॉलोनी या गांव का कोई समझदार व्यक्ति होता है, उसके पास जाते हैं, उस समस्या का समाधान लेते हैं। तो वो व्यक्ति हमारे लिए वहां पर आप्त पुरुष है। या फिर किसी साधु संत या ऋषि महर्षि से लेते हैं, या फिर किसी और बड़े आदमी से लेते हैं। तो जिससे भी हम लेते हैं सलाह मशवरा किसी समस्या के समाधान के लिए, वो हमारे लिए आप्त पुरुष है। और वेद शास्त्र तो है ही है कि शास्त्रों में जो कहा गया है, वेदों में जो कहा गया है, वो भी प्रमाण माना गया है। और यहां पर भी वही बात है कि वेद शास्त्र और आप पुरुषों के वचनों से होने वाले ज्ञान के द्वारा यदि संसार की वस्तुओं में दुख रूपता, अनित्यता और नश्वरता का ज्ञान हो, तो वो इस संसार में हमारी आसक्ति समाप्त करने वाला है, वैराग्य को जन्म देने वाला है और योग के अनुकूल है। इसलिए उसको हम अक्लिष्ट कहते हैं। लेकिन यदि हम आगम प्रमाण से प्राप्त होने वाले ज्ञान के द्वारा भी संसार की वस्तुओं के प्रति मोह और आसक्ति प्राप्त हो, सुख जन्म ले, अच्छा और आसक्ति बढ़े, राग बढ़े, तो ये अक्लिष्ट प्रमाणवृत्ति है। ये क्लिष्ट प्रमाणवृत्ति है। क्लिष्ट का मतलब है बाधा रूप, योग साधना में बाधा डालने वाली, और अक्लिष्ट का मतलब है योग साधना के लिए अनुकूल वृत्ति। तो मित्रों, स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि चित्त वृत्ति, योग दर्शन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, हम 5-7 क्लासों में ही उसको पूरा कर लेंगे। तो आपको फिलहाल मैंने जो ये चित्त वृत्ति पे मैं बता रहा हूं, ध्यान से देख लें, समझ लें। 5 प्रकार की चित्त वृत्ति होती है। प्रत्येक चित्त वृत्ति को क्लिष्ट और अक्लिष्ट माना जाता है। प्रथम चित्त वृत्ति जिसे प्रमाण कहा, वो 3 प्रकार की है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इन पर हम और बात करेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।